Good morning everyone and welcome to the class. We are doing this revision of the chapter Kings, Kingdoms and an Early Republic. And in the previous class we have discussed about an early republic, that is Vajji. We have seen that in Vajji there was not a rule of dynasty. There was no dynastic rule in Vajji. Instead of dynastic rule, what we find that there existed a kind of republic, because we see that the rulers were so many in numbers, many times there were 1,000 kings in one republic like Vajji, and these kings were not dynastic, but they were chosen by the people, and all the decisions were taken in the assemblies of these 1,000 kings. So everything was decided by debate and discussion, which is very much similar to the modern concept of democracy and republic. So we have seen that Vajji, whose capital was Vaisali, was one of the most powerful and important Mahajanpada of that time. And we have also seen that both Buddha and Mahavira, both of them belong to these Ganas or Sanghas, because जो जिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात की, जिसके अंदर 1,000 नंबर तक हो सकते थे किंग्स, जो कि असेंबलीज में मिलकर के डिसाइड करते थे, इसको हम गना या संघा कहते थे. और दोनों ही गौतम बुद्धा and Mahavira, both of them belong to these Ganas and Sanghas only. And we have also seen that how powerful these republics were, as told by Gautam Buddha, when Ajatasattu, the great king of Magadha, sent his minister to Buddha to get his advice that he should attack Vajji or not. On that matter, the advice of Buddha was that the Vajji is a very, very powerful Mahajanpad, because it is based on the desire of the people. The government, the Gana or Sangha, which was the form of government in the Vajji, was totally based on the wishes of the people, है ना. बहुत ही उनके फ्रिक्वेंट असेंबलीज होते थे, असेंबलीज में सारे डिसीजंस होते थे, रूल्स थे जिनको कि वो फॉलो करते थे. एंड इसके अलावा वहाँ पे वुमेन का रिस्पेक्ट किया जाता था. और इतना ही नहीं, जो सेंट्स होते थे उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाता था, चाहे वो डिफरेंट बिलीफ को मानने वाले क्यों ना हो. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ के सेंट को ही रिस्पेक्ट दिया जाता था, बल्कि डिफरेंट बिलीफ्स के जो सेंट्स होते थे उनको बिलीव रिस्पेक्ट दिया जाता था. तो ये चीज़ें एक किसी भी किंगडम को या रिपब्लिक को या व्हाटएवर जो भी गवर्नेंस का फॉर्म होता है, जब इस तरीके से शासन होता है तो वो पावरफुल बन जाता है. और इसलिए बुद्धा का यही एडवाइस था कि ऐसे पावरफुल वज्जी को कानकर करने का अजातशत्रु को नहीं सोचना चाहिए. हालांकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक चीज़ नहीं कहा, डायरेक्टली नहीं कहा, बट कहने का उनका यही मतलब था. और हम क्या देखते हैं कि ये जो संघास में जो राजा थे वो बहुत दिनों तक पावर में रहे, लाइक 500 AD तक वो पावर में रहे. और वो जो लास्ट जो हमारा हम देखते हैं जो गना या संघा थे, दैट वाज कनकर्ड बाय गुप्ता रूलर. ठीक है, गुप्ता रूलर ने उनको कनकर किया था, और तब फिर ये गना और संघा का एंड होता है. और गुप्ता रूलर के बारे में हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा है ना. समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हमने उनके बारे में पढ़ा है. अभी हम लोगों को वन थिंग इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर, एंड दैट इज elsewhere, because in every chapter we are not only discussing the happenings of the Indian subcontinent, but we are also discussing what is happening in other parts of the country, of the world, है ना. दुनिया के अदर पार्ट्स में क्या हो रहा है उसको भी हमने कंसिडर किया. और यहाँ हम जिसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट ग्रीस एंड एथेंस.
ग्रीस और एथेंस, सबसे पहले तो आपको इसका लोकेशन, यू मस्ट नो इट्स लोकेशन, ये है कहाँ पर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं ग्रीस की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर है, अगर हम एथेंस की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे है। तो ये जो ग्रीस और एथेंस है ये यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका काफ़ी, अगर आपको वर्ल्ड मैप का आइडिया होगा, इफ़ यू रिमेंबर द वर्ल्ड मैप, तो क्या होगा कि ये दोनों जो हैं वो अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका नीचे यूरोप ऊपर, दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास है। तो यूरोप का जो एकदम नीचे वाला पोर्शन है जो कि अफ्रीका के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, वहीं पर ग्रीस और एथेंस जो है वो थे, ठीक है। और ग्रीस तो आज भी है, ग्रीस इज अ कंट्री स्टिल टुडे। तो ग्रीस का जो सिविलाइजेशन था दैट वाज आल्सो वेरी रिच, जस्ट लाइक जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उसी तरह से उतना पुराना तो नहीं, बट ये भी बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन था। और इसकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, वो पॉपुलैरिटी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया था। एंड वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। आज के समय में क्या है, हम सब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, ज़्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेसी ही है। एंड व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी का मीनिंग ये होता है कि राजा का कोई रूल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो कि एक ही फैमिली का मेंबर है वही राजा बन रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि कुछ रूल्स होने चाहिए, है ना, और वो रूल्स सबके लिए हो। ये नहीं कि जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनको रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सिर्फ कॉमन पीपल हैं दे आर सपोज टू फॉलो द रूल। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। क्या होना चाहिए कि सबके लिए रूल्स होना चाहिए। यानी कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेमोक्रेसी के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है ना, वो होता है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी के साथ साथ एक और चीज जो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है वो है फ्रीडम। देखिए, जब हम लोग मोनार्किकल सिस्टम की बात करते हैं तो इन दैट मोनार्किकल सिस्टम व्हाट वाज द प्रॉब्लम, that people were not having any kind of freedom, है ना। लोगों को किसी तरह का फ्रीडम नहीं था। मतलब जो किंग था, किंग वॉज ऑल पावरफुल एंड देयर वॉज नो लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द किंग, है ना। वॉट एवर द किंग सेज दैट बिकम्स द लॉ इन अ मोनार्किकल सिस्टम, है ना। तो ये चीजें जो होती ये नहीं होनी चाहिए। एक लोगों का इम्पोर्टेंस है, जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल हैं, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, है ना। उनकी भी लाइफ की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना कि एक राजा के लाइफ की इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए उनको लाइफ में अगर आगे वो बढ़ना है तो क्या जरूरत है कि उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। अगर उनको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी पर्सनालिटी का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि लोगों को कुछ फ्रीडम दी जाती है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, है ना। आपको अगर किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो आप बना सकते हैं। आपको कहीं मूव करना है, कहीं भी जाना है, आप जा सकते हैं। कोई भी आप अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्रीडम्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। एक हमको ऐसा लाइफ चाहिए जिसमें कि हमारी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए आम आदमी का। अगर हम मोनार्किकल सिस्टम को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं, उस समय को अगर याद करें हम, ऐसा आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में या फिर सीरियल्स में इस तरह की चीजें स्टोरीज में पढ़ी होगी कि राजा जो था वो बहुत पावरफुल होता था और जो कॉमन पीपल थे उनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, उनकी लाइफ की कोई अहमियत नहीं होती थी। तो ये चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी में नहीं होता है। डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल जो है ना, हर एक इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस होता है और हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी के साथ साथ फ्रीडम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट।
ठीक है। और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ इज सुप्रीम, सबसे बड़ा लॉ है। राजा सबसे बड़ा होता था ना मोनार्किकल सिस्टम में, बट जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, दे आर सुप्रीम। और वो लॉज और वो सुप्रीम, अगर जैसे आज के समय में हम देखें, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, दे ऑल आर अंडर द रूल्स, है ना। हर किसी को रूल्स को मानना, ये नहीं कि कोई प्रेसिडेंट बन गया है तो उसको रूल्स नहीं फॉलो करने हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो उसको रूल्स नहीं फॉलो करने। इट्स नॉट लाइक दैट। इन अ डेमोक्रेसी रूल्स आर फॉर एवरीवन। एंड व्हाट इज सुप्रीम? सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट भी नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर हमारे रूल्स हैं। और ये रूल्स हमारे कहाँ लिखे हुए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, है ना। जब हमने सिविक्स पढ़ा था तो सिविक्स में हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, और उसमें हमने कंपैरिजन किया था ना मोनार्किकल सिस्टम और डेमोक्रेसी को। तो ये डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है। अब हम इसको हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे जाते हैं, ग्रीस और एथेंस में जा रहे हैं। और ग्रीस और एथेंस में कब की बात हम बता रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 2500 years ago। एंड आई टोल्ड यू, जब भी हम इस तरह से 2500 years ago लिखते हैं, तो अगर इसको हम एग्जैक्ट ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? हमें 2000 में से 2500 माइनस करना होगा, और तब हमें मिलेगा -500, एंड दिस माइनस डिनोट्स BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ये हम किस समय की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 500 BC। पीरियड, समय कौन सा है? 500 BC। जगह कौन सी है? एथेंस एंड ग्रीस, जो कि यूरोप का एक पार्ट है। एंड हम किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी की, क्योंकि ये जो एथेंस और ग्रीस की पॉपुलैरिटी है ना, वो इसी डेमोक्रेसी के कारण है। अगर हमारा डेमोक्रेसी का पहला गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम कहाँ आई थी, अगर ये क्वेश्चन है, तो ये वही एथेंस और ग्रीस है जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो आई थी। ठीक है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी रही 200 सालों तक डेमोक्रेसी रही। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग पीरियड कि 200 साल तक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, फॉर 200 years। अब हम देखेंगे कि ये जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज से 2500 years ago एथेंस और ग्रीस में था, तो उसके अंदर क्या एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पर सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट था। सिटीजन जो होते हैं मतलब कि दे आर द मेंबर ऑफ द कंट्री। सिटीजन का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो हम सिटीजन सिर्फ देख रहे हैं, द टर्म इज सिटीजन, है ना। अब सिटीजन का मीनिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिटीजन। सिटीजन, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडिया के मेंबर हैं। एक अगर ये मैन आप समझना चाहें सिंपल में, तो इसका यही मतलब है। सिटीजन का मतलब मेंबर ऑफ अ कंट्री। तो सिटीजनशिप जो है वो मिली हुई थी लोगों को, लेकिन सबको नहीं मिली थी। किसको मिली थी? सिर्फ मेल मेंबर्स को मिली। कौन था सिटीजन? एथेंस और ग्रीस की हम बात कर रहे हैं। एथेंस और ग्रीस में कौन थे सिटीजन? ओनली मेल मेंबर्स। बट ये कैसे मेल मेंबर्स थे? सारे मेल को भी नहीं मिला हुआ था, फ्री मेल्स। अब ये फ्री मेल्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू वी मीन बाय फ्री मेल्स? क्यों फ्री मेल का मतलब ये हो रहा है? जैसे अभी हमने जब इस चैप्टर को पढ़ा तो हमने भी दास और दासी की बात की ना, कि सोसाइटी में दास और दासी होते थे जो कि अपने ओनर के प्रॉपर्टी माने जाते थे। दे वर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग, बट दे वर कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये
दास और दासी थे उनकी बहुत ही खराब कंडीशन हुआ करती थी, है ना। तो इन द सिमिलर वे वहाँ भी जिस एथेंस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भी सारे लोग फ्री नहीं थे, वहाँ पर भी स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक है। तो जो सिटीजनशिप मिली थी वो किसको मिली थी, फ्री मेल मेंबर्स को मिली थी, फीमेल्स को नहीं मिली थी, ठीक है, फीमेल्स को नहीं मिली थी। और जो फ्री नहीं थे मेल मेंबर्स, जो स्लेव्स थे, उनको भी नहीं मिली थी ये सिटीजनशिप। बस वही सिटीजन माने जाते थे जो कि फ्री होते थे, फ्री मेल थे, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए, अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स, above or over the age of 30 years, ठीक है। जो 30 ईयर्स से ऊपर के फ्री मेल मेंबर्स थे वो सिटीजन्स थे। और यहाँ पर क्या होता था, एक असेंबली होती थी। असेंबली में क्या होता था कि असेंबली का मतलब क्या होता है, मीटिंग। तो असेंबली जो थी उसमें मीटिंग होती थी। मीटिंग किसकी होती थी, यही सिटीजन्स की मीटिंग होती थी। जितने भी मेल मेंबर्स थे 30 ईयर्स अबव के, उन सब की मीटिंग होती थी। और ये जो मीटिंग होती थी वो 40 टाइम्स अ ईयर, कम से कम एक साल में 40 बार उनको मिलना होता था, ठीक है। तो असेंबलीज होते थे और इन असेंबलीज में सिटीजन्स की मीटिंग होती थी और ये 40 टाइम्स अ ईयर एटलीस्ट, ठीक है। सो असेंबलीज वर मीटिंग ऑफ सिटीजन्स की मीटिंग को ही असेंबली का नाम दिया गया है। और कितनी बारी, कम से कम 40 टाइम्स उसको एक साल में मिलना था, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये मीटिंग होती थी तो उसमें बहुत सारे बातों पर डिस्कशन होता था, और नॉट ओनली डिस्कशन बल्कि डिसीजंस भी लिए जाते थे, ठीक है। और एक चीज़ ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम था वो कैसे था, लॉटरी सिस्टम था। अपॉइंटमेंट वर डन थ्रू लॉटरी। जैसे कि अगर अपॉइंटमेंट होना है तो ये नहीं कि डायनेस्टिक बेसिस पे या किसी इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है, बल्कि सबके नाम को लिख करके, जो भी उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उनके नाम को लिख करके एक चिट पे, पीस ऑफ पेपर पे उसको फोल्ड करके एक जगह पे मिक्स कर दिया जाता था और फिर उसमें से चिट उठाई जाती थी। जिसका उठ गया वो बन जाता था उस पोस्ट पे। तो इस तरह से काफ़ी इम्पार्शियल रखने की कोशिश की गई थी। द एफर्ट वॉज टू मेक द अपॉइंटमेंट्स इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ये सिस्टम इसलिए किया गया था ताकि किसी तरह का वो पार्शियलिटी ना हो, ठीक है। अब क्या था, जो सिटीजन्स होते थे उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते थे। जैसे सिटीजन्स को से ये एक्सपेक्ट किया जाता, कंपल्सरी नहीं था, इट वाज नॉट कंपल्सरी बट इट वाज एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, कि जो सिटीजन्स हैं वो आर्मी और नेवी में सर्व करेंगे, वो अपने देश के लिए कुछ करेंगे, ऐसा उनसे एक्सपेक्टेशन किया गया था, ठीक है। और हम देखते हैं कि वुमेन को तो कंसिडर नहीं किया गया था सिटीजन के फॉर्म में। और इसी तरह से उस समय का जो सोसाइटी था, उस समय बहुत सारे फॉरेनर्स भी रहते थे। तो ये जो फॉरेनर्स थे उनको भी सिटीजन नहीं कंसिडर किया जाता था। जो अपनी कंट्री के फ्री मेल मेंबर्स हैं, ओनली दे वर कंसिडर्ड एज सिटीजन। और जितने भी राइट्स की हम बात कर रहे हैं, जो असेंबलीज हो रही हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट हो रही है, और वो सब किसके लिए थे, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए थे। जो नॉन सिटीजन्स थे उनके लिए ये सारे राइट्स कुछ भी नहीं थे, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो हम देखते हैं वहाँ पर थी। और इसके अलावा स्लेव्स की कंडीशन वहाँ भी बहुत ख़राब थी। जैसे हमने देखा था ना, हमारे सोसाइटी में वर्णा सिस्टम था, और वर्णा सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो शूद्रास थे उनकी कंडीशन बहुत ही पुअर थी। तो यहाँ पर भी उसी तरह की कंडीशन ऑलमोस्ट प्रिवेल करती थी, क्योंकि जो स्लेव्स थे उनको बहुत सारे
प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते थे, उनको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते थे लाइक फील्ड्स में, हाउस होल्ड में, वर्कशॉप में, माइंस में, है ना, और इस तरह से उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो इसको हम कहेंगे कि हमने जब डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया तो आई टोल्ड यू ना कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी एंड फ्रीडम, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम एथेंस और ग्रीस में जो डेमोक्रेसी था अगर उसको हम कंसिडर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो इक्वालिटी तो थी ही नहीं, क्योंकि मेल मेंबर्स को सिर्फ मिला हुआ था सिटीजनशिप, फीमेल्स को नहीं मिला था। नॉट ओनली दिस, मेल मेंबर्स में भी सबको नहीं मिला था, स्लेव्स को उससे दूर रखा गया था, फॉरेनर्स को भी नहीं मिला था। तो ये जो फॉरेनर्स को नहीं मिलना तो आज भी नहीं मिलते हैं, उसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट जो स्लेव्स वाली प्रॉब्लम है दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि उनके साथ इल ट्रीटमेंट भी होता था, दे वर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें जो सोसाइटी में थी वो इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं थी, पूरा सिस्टम ही मतलब जैसे क्या होता है कि आज के समय में हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कहता है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। हो सकता है कि सही में नहीं हो रहा हो, बट ऐसा कानून तो है ना कि जो कहता है कि सबके साथ इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि वो तो स्टेट ही कह रहा है, सरकार ही कह रही है कि हम लोग भेदभाव करेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ये दैट इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, है ना। जो एथेंस और ग्रीस में जिस डेमोक्रेसी को हम देख रहे हैं that democracy is not a true democracy, but still democracy का अगर ये पूछा जाता है कि we must understand कि ये भी बहुत बड़ी उस समय के समाज में जिसकी हम बात कर रहे हैं 500 BC, इतने पुराने समय की बात कर रहे हैं, और उस समय में अगर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया था तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात इसको कही जाएगी, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू फॉर्म टू सेट अप अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी थी और यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, है ना। ये जो हमारा चैप्टर है Kings, Kingdoms and an Early Republic, this chapter is completed, and now we will see some of the questions from within the chapter, because the questions which are given at the end of the chapter you have done, those questions are done with you, है ना। So now we will see the questions from within the chapter. So we can have the first question like what is Ashwamedha or horse sacrifice, or what do you mean by Ashwamedha or horse sacrifice? So Ashwamedha or horse sacrifice was a sacrifice which was a practice around 3000 years ago, and through this sacrifice what happened that some men became recognized as राजा, है ना। कुछ लोग जो राजा के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होते थे वो इसी सैक्रिफाइस को करके होते थे। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन। The question is, what do you mean by horse sacrifice? What is the answer? The answer is horse sacrifice was a ritual around 3000 years ago, around 3000 years ago, through which
some men become became recognized as rajas. ठीक है, this is your horse sacrifice. And now there is another question like what do you mean by varna system, or how many varnas were there in the society during the Vedic period. ठीक है, ये पूरा वैदिक पीरियड है, जो चारों वेदा का पीरियड है ना, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, वो चारों जिस समय लिखी गई उसको वैदिक पीरियड कहते हैं. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, है ना. अर्ली वैदिक हो गया जब ऋग्वेदा था, और लेटर वैदिक हो गया जब यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा लिखा गया. तो पूरे वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम था वो प्रिवेल करता था, लेकिन उसकी नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है. व्हाट वी फाइंड दैट द नेचर ऑफ वर्णा सिस्टम विच वाज एक्सिस्टिंग इन द अर्ली वैदिक पीरियड चेंज्ड ड्यूरिंग द later Vedic period. We have discussed about it, है ना. During the class we have discussed about it. So now the question is how many varnas were there, or what do you mean how many varnas है, तब तो 4 आपका आंसर हो जाएगा. It's a very simple question, like how many varnas are there. How many varnas were there in the Vedic period, है ना. जब हम वैदिक बोल रहे हैं तो इसमें दोनों आ जा रहे हैं, अर्ली वैदिक भी और लेटर वैदिक भी. सो आंसर इज 4. There were 4 varnas in the Vedic period and you have to write the names also. जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ 4 लिख के आपका आंसर नहीं होगा, यू मस्ट एक्सप्लेन द नेम्स, है ना. नेम्स भी बताना है, जिसमें कि आपका फर्स्ट हो जाएगा ब्राह्मणास, सेकेंड क्षत्रियास, थर्ड वैश्यस एंड फोर्थ शूद्रास. ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन. इसी तरह से और भी क्वेश्चंस वर्णा सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट डू यू मीन बाय वर्णा सिस्टम, है ना. आप वर्णा सिस्टम से क्या मीन करते हो. The question is, what do you mean by Varna system? Okay. So the answer is there were different groups of people in the society during Vedic period. These groups of people
were divided into four groups which were known as Varnas. Each Varna has a different set of functions. Each Varna has a different set of functions. This is about Varna system. So this is all for today.